गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन रेक्टल सपोजिटरीज। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टल सपोजिटरीज क्या होती है, क्या क्या इनका पर्पस होता है एडमिनिस्ट्रेशन करने का, इंडिकेशन क्या है, काउंटर इंडिकेशन क्या है। राइट, हमारा एलिमिनेशन यूनिट चल रहा है हमारा, इसमें हमारा आज का टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेक्टल सपोजिटरी। जैसे कि कल के प्रीवियस अर्ली लेक्चर में मैंने एनिमा के बारे में देखा था, वैसे हमारी सेम होती है सपोजिटरी। एनिमा जो हमारा होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता था, पर जो हमारी सपोजिटरी होती है वो इसमें हमारी सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है, सॉफ्ट होती है। राइट, तो हम इसका आज डेफिनेशन देखेंगे, आर्टिकल्स देखेंगे, काउंटर इंडिकेशन, इंडिकेशन एंड प्रोसीजर देखेंगे, क्या क्या इसका प्रोसीजर है, कैसे इसको इंसर्ट करना है, क्या क्या पॉइंट हमको रिमेंबर रखना है और इसका काउंटर इंडिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वन हमारे यहाँ पर आता है एडमिनिस्ट्रेशन रेक्टल सपोजिटरीज। इट इज द प्रोसीजर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ मेडिकेशन इनटू द रेक्टम इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरी। ये क्या एक प्रोसीजर है एडमिनिस्ट्रेशन करने की हमारे रेक्टल में सपोजिटरी को। सपोजिटरी हमारी सेमी सॉलिड एक फॉर्म आता है उसको सब एंटर करने का, क्यों, एक लैक्सेटिव हमारे स्टूल को पास करने के लिए, पेन को रिलीव करने के लिए प्रोड्यूस की जाती है, उसको दी जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है पेशेंट हमारे रेक्टम में एनएस में जिधर से हमारा स्टूल पास करते हैं उस जगह पर। राइट, इसका पर्पस हो सकता है टू स्टिमुलेट पेरिस्टाल्टिस, जो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो कम हो रहा हो, उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सपोजिटरी देते हैं। उसके बाद आता है टू प्रमोट डेफिकेशन। डेफिकेशन पेशेंट हमारे कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, उसको डेफिकेशन नहीं आ रहा हो, तो डेफिकेशन को भी प्रमोट करने के लिए हम सपोजिटरी प्रोवाइड करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। टू एक्ट एज एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक, इसका अनदर यूज ऑफ सपोजिटरी है यहाँ पर फ्रेंड्स स्टूडेंट। एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक फीवर को रिड्यूस करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए हम सपोजिटरी इंट्रोड्यूस करते हैं। जब हमारी अदर इंडिकेशन इंजेक्शन जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, उनको हम नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको रेक्टल सपोजिटरी को भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इज दैट क्लियर? इसका काउंटर इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है, आप भी गैस कर सकते हो। भाई कोई भी जाई ट्रैक की या रेक्टल की उसकी सर्जरी हुई हो, रेक्टल की सर्जरी हुई हो, उसमें आपको सपोजिटरी नहीं देना है। सपोजिटरी लाइक इमेज दिखा देता हूँ आपको जस्ट। एक कैप्सूल आता है ना हमारा खाने का, जैसे हमारा कैप्सूल रहता है, उस कलर की वैसे आती है, वाइट कलर की आती है, तो उसको हम सपोजिटरी बोलते हैं। राइट, फिर काउंटर इंडिकेशन एक्टिव रेक्टल ब्लीडिंग। एक तो पैसिव ब्लीडिंग होती है, एक एक्टिव होती है। तो अब आपकी जो रेक्टल है वहाँ से आपको एक्टिव ब्लीडिंग हो रही हो, आपको कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सपोजिटरी को अवॉइड करना है, तब भी आपको सपोजिटरी पेशेंट को नहीं इंसर्ट करना है। उसका आर्टिकल्स की बात की जाए, कौन सा आर्टिकल्स आता है रेक्टल सपोजिटरी, सबसे पहले भाई सपोजिटरी चाहिए। आर्टिकल्स में यदि हम इंसर्ट कर रहे हैं सपोजिटरी में प्रोसीजर नहीं होगा, तो फिर लुब्रिकेटिंग जेली, लुब्रिकेशन आपके लिए जेली आना चाहिए ताकि पेशेंट को इरिटेट ना हो, उसको पेन ना हो। उसके लिए आप उसको लुब्रिकेट जेली का यूज़ कर सकते हो। डिस्पोजेबल ग्लव्स, आपके पास डिस्पोजेबल ग्लव्स होना चाहिए, आपको वो वेयर करना है। फिर हम इसका टिश्यू पेपर होना चाहिए आपको, क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। आपका एनएस उधर बेड एरिया हो जाता है, जेनिटल एरिया, उसको क्लीन करने के लिए आपके पास टिश्यू पेपर होना चाहिए, किडनी ट्रे होना चाहिए आपको बेस्ट डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इतनी आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, आपका रेक्टल सपोजिटरी होना चाहिए, लुब्रिकेटिंग जेली होना चाहिए, डिस्पोजेबल आपके ग्लव्स होना चाहिए, किडनी ट्रे होना चाहिए, टिश्यू पेपर होना चाहिए, या डस्टबिन बकेट भी यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये प्रोसीजर कैसे करना है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्पेशल कंसिडरेशन क्या है, इंस्ट्रक्शन पेशेंट टू वॉक इफ एम्बुलेटरी टू help promote peristaltic, do not palpate rectum if patient has had rectal surgery। यदि पेशेंट आपका वॉक कर सकता है तो आपको उसको वॉक करने के लिए प्रमोट करना है, उसको बोलना है जिससे कि उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाए, वो नॉर्मल स्टेबल हो जाए। डू नॉट palpate rectum if patient has had रेक्टल सर्जरी, इसकी पहले से यदि कोई रेक्टल सर्जरी हुई है तो आपको उसका एब्डोमिनल क्या है दबा के नहीं देखना है, वहाँ पर पाल्पेट करना नहीं है, क्योंकि स्टूल पास होने के चांस हो सकते हैं, ब्लीडिंग या उसको और भी एनी अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इस बात
बात का आपको ध्यान रखना है, राइट। फिर हमारा नर्सिंग प्रोसीजर है, नर्सिंग एक्शन। एडिशनली इसका क्या रीजन है देखने वाले, कौन सा आपको नर्सिंग एक्शन लेना है। रिव्यू डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर द पेशेंट नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। आपको डॉक्टर का रिव्यू करना है कि पेशेंट को कितने अमाउंट में कौन कितना एमजी का क्या प्रोवाइड करना है, कितने समय को देना है, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर का जो ऑर्डर है उसको आपको एक बार रिव्यू कर लेना है, पहले आपको चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि एंश्योर द सेफ एंड करेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, ताकि आपको मेडिसिन एरर ना हो। जो डॉक्टर ने बोला है आप मेडिसिन सफिशिएंटली उसको दे पाएंगे। सफिशिएंटली में टाइप्स आते हैं। रिव्यू पेशेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मेडिकेशन इंक्लूडिंग एक्शन पर्पस एंड साइड इफेक्ट। पेशेंट को आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है रिलेटेड टू मेडिकेशन इंक्लूडिंग उसका एक्शन क्या है, उसका पर्पस क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, क्यों करना है, इसके पीछे क्या कारण है। अलाउ द नर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग करेक्टली एंड मॉनिटर पेशेंट रिस्पॉन्स, ताकि जो नर्स है वो करेक्ट तरीके से हमारी ड्रग है उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, और जो हमारे पेशेंट्स है हमारा लाइफ है उसका जो भी कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं आफ्टर दैट रिस्पॉन्स को मॉनिटर कर सके, उसको देख सके। फिर आगे आ जाता है हमारा रिव्यू मेडिकल रिकॉर्ड और हिस्ट्री ऑफ रेक्टल सर्जरी और ब्लीडिंग। पहले से उसकी कोई रेक्टल सर्जरी तो नहीं हुई है, कोई एक्टिव ब्लीडिंग तो नहीं है, हेमरॉइड फिशर वगैरह तो नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको जानकारी ले लेना है पेशेंट से। क्यों? क्योंकि बाद में कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बिना हेजिटेट करे आप पेशेंट से पूरी चीज़ें पूछ सकते हैं। आफ्टर दैट आपको इंश्योर हो जाता है, मेक श्योर कर लेना है, उसके बाद ही आपको इंसर्ट करना है। ओके, रिव्यू पेशेंट नॉलेज ऑफ पर्पस ऑफ ड्रग थेरेपी एंड इंटरेस्ट इन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोजिटरी इंडिकेट नीड फॉर हेल्थ टीचिंग। जो भी आप उसको मेडिसिन दे रहे हो तो आपको उसका पेशेंट को भी उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना है, उसको बताना है कि हम आपको ये दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये हम आपको क्यों इंसर्ट कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि एक्चुअली के थ्रू आप इसको इंसर्ट करते हैं तो पेशेंट क्या करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं कि नहीं यार हमको ये नहीं करवाना है, ठीक है, उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो है ना, स्पेशली जब हमारी फीमेल नर्स होती है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो आपको उनको बताना है कि आप ये मेडिसिन लोगे तो आपसे इससे रिलीफ होगा, और ऐसी कोई बात नहीं। कर्टेन लगा के प्रॉपर प्राइवेसी मेंटेन करके आप पेशेंट के रेक्टल से उसको लेटरल पोजीशन दिला के एक लीवेंट पोजीशन दिला के आप इंसर्ट कर सकते हो इजीली फिंगर से, है ना। तो ये सब प्रोसीजर होता है। क्यों? क्योंकि हमारा ये इसका कंडीशन क्या है, रीजन क्या है, वी इंडिकेट नीड फॉर हेल्थ टीचिंग। आप हेल्थ टीचिंग के लिए भी पेशेंट के नॉलेज के लिए आप उसको बता सकते हो, है ना। मिनिमाइज इम्बर्समेंट, उसको ज़्यादा इम्बर्समेंट मिनिमाइज करने की कम करने की। मेंटेन प्राइवेसी, आपको प्राइवेसी मेंटेन करना है, उसका पर्पस आपको पता ही है। If patient is interested and capable of self-administrating, provide instruction and him or her to toilet with articles. यदि पेशेंट कैपेबल है कि वो खुद से इंसर्ट कर सकता है ना, वो आप नहीं चाहता है कि आप या यूटिलिटी स्टाफ उसको इंसर्ट करें, तो आप उसको बता दो, आप उसको टॉयलेट पे भी भेज दो और उसको बोल दो कि ये मेडिसिन है रेक्टल सप्लिमेंट्री, आप उसको रेक्टल में आपको इंसर्ट करना है। इज इट क्लियर? राइट। फिर नेक्स्ट वन यहाँ पर हमारा पॉइंट है वॉश एंड अरेंज द सप्लाइज एट बेड साइड एंड ग्लव्स। रिड्यूस, आपको हैंड वॉश करना है ताकि पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, उसको इन्फेक्शन ना हो, और जो भी आपके आइटम्स आपको प्राइवेट बेड साइड में उनको अरेंज कर लेना है, आपको इफेक्टिव टेक्निक से प्रोसीजर करना है। रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हेल्प टू परफॉर्म प्रोसीजर इन ऑर्गेनाइज मैनर। इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है, आपको रिड्यूस इन्फेक्शन को आप रिड्यूस कर सकते हो, जो आपकी प्रोसीजर वो ऑर्गेनाइज मैनर में सही तरीके से हो सकती है, और आपका टाइम भी बच जाएगा और आप इफेक्टिव तरीके से वो चीज़ें कर लोगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बना जाता है हमारा असिस्ट पेशेंट इन अज्यूमिंग लेफ्ट लेटरल विद अपर लेग फ्लेक्स। पेशेंट को कौन सी पोजीशन में रखना है, आपको थोड़ा सा अज्यूमिंग लेफ्ट लेटरल विद अपर लेग फ्लेक्स। आपका जो अपर लेग है, लोअर लेग होगा यहाँ पर, लोअर लेग आपको उसको आपको फ्लेक्स करना है एक लेग को, और आपको लेटरल पोजीशन में रखना है, लिबरेट करने को बोल रहे हैं। पोजीशन एक्सपोज हेल्प पेशेंट टू रिलैक्स एक्सटर्नल एंड स्पिंटर।
हमारा ये पोजीशन का क्या रीजन है, आपका जो एनल एरिया वो थोड़ा सा एक्सपोज हो जाएगा, तो आपके एनल की मसल है वो रिलैक्स हो जाएगी ताकि आप इजीली सपोजिटरी वहाँ पर इंसर्ट कर पाओ। ओके, इतना समझ आया तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। Assist patient in assuming lateral with upper leg flex। पेशेंट को जो आप लेफ्ट पोजीशन दिला रहे हैं उसमें उसको असिस्ट करना है, आपको भी हेल्प कराना है कि पेशेंट खुद से कैपेबल नहीं है तो आपको भी सपोर्ट करना है। पोजीशन एक्सपोज मेंटेन प्राइवेसी एंड आल्सो फैसिलिटेट रिलैक्सेशन। कि पेशेंट ड्रेप्ड विद ओनली एनल एरिया एक्सपोज, जो पेशेंट का एनल एरिया है आपको वही एक्सपोज करना है, उसकी होल बॉडी को आपको एक्सपोज नहीं करना है, जो पेशेंट की डिग्निटी और प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए और प्रॉपर तरीके से स्क्रीन और कर्टन का भी यूज़ करना है। कोई भी आप ऐसा प्रोसीजर कर रहे हो तो आपको कर्टन और स्क्रीन का यूज़ करना है पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, राइट। ये बात को आपको वैसे ध्यान में रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वन यहाँ पर देख लेते हैं। Examine the condition of anus extremely and palpate rectal wall if needed। आपको एब्डोमेन का जो कंडीशन क्या है और एनस का आपको उसको पाल्पेट करके देखना है, और एनस की भी एक्सटर्नल पाल्पेट रेक्टल की जो वॉल है उसमें यदि नीडेड है तो आप वहाँ पर भी फिंगर सेट करके या हेमोरॉइड फिक्सर वगैरह इन्फेक्शन तो नहीं, वो सारी चीज़ें भी आप एग्जामिन कर लेना है। क्यों करना है, इसका क्या रीजन है? डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ब्लीडिंग एंड पाल्पेशन डिटरमाइन दैट वेदर रेक्टम इज फुल ऑफ फीसेस। हाँ, पाल्पेट आप करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा जो आपका रेक्टम है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को फीसेस से भरी हुई है या खाली है, या कोई कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, गैसेस वगैरह तो नहीं है। एनल का एग्जामिनेशन करोगे तो आपको हेमोरॉइड फिशर, एक्टिव ब्लीडिंग तो नहीं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन का कंडीशन। यह हो गया हमारा रिमूव सपोजिटरी फ्रॉम फॉइल ब्रेक एंड लुब्रिकेट राउंडेड एंड विद जेली, लुब्रिकेट ग्लोव्ड फिंगर ऑफ डोमिनेंट हैंड। आपको सपोजिटरी को लुब्रिकेट करना है आपकी फिंगर टिप पर चाइल्ड लाइन जेली देख करके, राइट। क्यों? क्योंकि आपको फ्रिक्शन ना हो, पेशेंट को इरिटेट ना हो, पेन ना हो। ओके, फिर इसका रिट्रैक्ट पेशेंट बटक विथ नॉन डोमिनेंट हैंड विथ ग्लोव्स इंडेंट फिंगर ऑफ डोमिनेंट हैंड। इंसर्ट सपोजिटरी जेंटली थ्रू एनस, pass through internal sphincter and against rectal wall 10 cm in adult, 5 cm in children and infant। क्या करना है, पेशेंट को पोजीशन आपने प्रोवाइड कराई दिया, एक हाथ से जो आपका डोमिनेंट हैंड नहीं है आपको क्या करना है, पेशेंट को असिस्ट करना है थोड़ा सा लेटरल पोजीशन देने में, पेशेंट को जो बटक है उसको फ्लेक्स करना है। फ्लेक्स करने के बाद जैसे ही आपका एनस ओपन हो जाएगा, एनस दिखने लगेगा, उसकी मसल आपको 2-3 सेंटीमीटर फिंगर से इंसर्ट कर देना है, सर्जिकल यूज के लिए स्पैन करके, राइट। इतना इसका बेसिक प्रोसीजर हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, विड्रॉ फिंगर एंड वाइड पेशेंट एनल एरिया विथ टिश्यू। आपको फिंगर को वापस विड्रॉ कर लेना है, एनल एरिया को आपको टिश्यू पेपर से क्लीन कर देना है, ठीक है। क्यों? प्रोवाइड कंफर्ट करने के लिए। डिस्कार्ड ग्लव, आपको ग्लव में उसको डिस्कार्ड कर देना है। रिड्यूस माइक्रो ट्रांसफर ना हो उसके लिए इसका नीचे में इम्यूनिटी आप डस्टबिन में डाल देंगे ताकि ट्रांसमिशन ना हो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। आस्क पेशेंट टू रिमेन फ्लैट और ऑन साइड फॉर 5 मिनट। पेशेंट से पूछना है, रिमेन रखना है इसको फ्लैट और ऑन साइड फॉर 5 मिनट। पेशेंट को आप तो फ्लैट रख सकते हो और साइड पोजीशन में उसको डाइपर वगैरह लगा करके पेशेंट को स्टाफ को बोल करके आप ऐसा उसको पोजीशन प्रोवाइड करा सकते हो, ऐसे पेशेंट को कंफर्टेबल के लिए। रिड्यूस माइक्रो प्रिवेंट एक्सपल्सन ऑफ द सपोजिटरी, सपोजिटरी के जो एक्सपल्सन है वो बाहर में आने के लिए वापस से इसके लिए।
check within 5 minutes to determine if suppository is in place. Instruct patient to retain suppository for 30 to 45 minutes. 5 मिनट बाद आपको चेक करना है सपोजिटरी जो है प्रॉपर जगह पर इंसर्ट हुई है, प्रॉपर जहाँ पर आपने प्लेस पे की थी वहाँ पर रिमेन है कि नहीं। यदि है तो पेशेंट को आपको बोलना है 30 से 45 मिनट तक सपोजिटरी को अंदर रिटेन करके रखना है। डिटरमाइन इफ इंसर्शन ऑफ सपोजिटरी वाज इरिटेटिंग। डिटरमाइन करना है कि आपने जो इंसर्ट किया सपोजिटरी उससे पेशेंट को कुछ भी इरिटेशन तो नहीं हो रहा है। आस्क पेशेंट एक्सपीरियंस लोकलाइज एनएम और रेक्टल डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग इंसर्शन। पेशेंट को आपको पूछना है कि आपको दर्द तो नहीं हो रहा है, पेन तो नहीं हो रहा है, तब आप इंसर्ट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। इसका कारण हो सकता है नहीं, डिस्कार्ड ग्लव्स एंड वॉश एंड आपको ग्लव्स को डिस्कार्ड कर देना है और हैंड वॉश कर देना है इस वाटर में। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट पेशेंट रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन। आपने जो भी मेडिकेशन दिया है उसको प्रॉपर तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है और जो भी आपके दूसरे स्टाफ से होती है तो आपकी जो पेशेंट नर्सिंग स्टाफ है दूसरी उसको आपको रिपोर्ट करना है। डॉक्यूमेंट से रिफ्लेक्टेड फॉर मेडिकेशन एरर ना हो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट में भी उसको रिकॉर्ड कर देना है। तो इसका ये बेसिक सा प्रोसीजर था आज का। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, डेफिनेशन देखा कि पार्टिकुलर सपोजिटरी का एक प्रोसीजर है इंसर्शन करने के लिए। एक सपोजिटरी होती है कैप्सूल से वाइट कलर की होती है, आप उसको एनएस में इंसर्ट करते हो। इसका क्या क्या पर्पस हो सकता है, टू स्टिमुलेट पेरिस्टेटिक मूवमेंट को स्टिमुलेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। प्रमोट डेफिकेशन को, आपको डेफिकेशन की टॉयलेट जाने की पोटी जाने की आदत नहीं आ रही तो उसको प्रमोट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद फिर टू एक्ट एन एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। इसका दूसरा यूज क्या है, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक पेनकिलर के रूप में भी आप इसको पेशेंट को दे सकते हो ना। फिर हमने इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन देखा था, लिख के ले लो एक बार। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन है आपका टू स्टिमुलेट पेरिस्टेटिक। दूसरा क्या है यहाँ पर, टू प्रमोट एप्लीकेशन। टू प्रमोट एप्लीकेशन, टू एक्ट एज एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक। टू एक्ट एज एंटीबायोटिक। इसका एक्ट एज एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मतलब इंडिकेशन में इसको किस चीज में यूज कर सकते हैं, इसमें हम इसको यूज नहीं कर सकते। कॉन्ट्राइंडिकेशन रेक्टल सर्जरी, रेक्टल की कोई भी सर्जरी नहीं हो, इस कंडीशन में आपको सपोजिटरी नहीं देना है। एक्टिव रेक्टल ब्लीडिंग,
हमारे पेशेंट को पहले से कोई ब्लीडिंग हो रही हो, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही हो रेक्टम से, उस कंडीशन में भी आपको सपोजिटरी नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि ब्लीडिंग और बढ़ जाएगी, उसको पेन होगा, डिस्कम्फर्ट पहुँचेगा, इसके लिए आपको अवॉइड करना है। बात की जाए आर्टिकल्स की, तो क्या क्या आर्टिकल्स यहाँ पर हमारे यूज हो सकते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो रहता है सपोजिटरी। रेक्टल सपोजिटरी आपकी, उसके बाद लुब्रिकेटिंग जेली, जाइलोकाइन जेली हम यूज करते हैं जनरली, डिस्पोजेबल ग्लव्स। डिस्पोजेबल ग्लव्स हो गया आपका। किडनी में और टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर या कॉटन, ये चीज आपके पास होना चाहिए। देन आपको अगर चीज क्या करना है, पेशेंट की प्राइवेसी भी मेंटेन करना है, कर्टन का भी यूज करना है। ओके, चलिए आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था, अगला टॉपिक हम कल के लेक्चर में कवर करने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।